Welcome learners. So let us solve some other parts of the JEE Mains paper. Okay, so हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 11. Okay, so here it is question number 11. So a point particle of mass 0.1 kg is execute SHM simple harmonic motion of amplitude of 0.1 meter when the particle passes through the mean position. Its kinetic energy is कितना हो जाता है 8 into 10 के power minus 3 joule. Obtain the equation of motion of this particle if its initial phase of the oscillation is 45 degree. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या फार्मूला होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि यहाँ पे फेज दिया गया है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये कितना हो जाएगा इसके लिए वेलोसिटी डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा ए और कॉस, इसको हमने क्या किया डिफ्रेंशिएट कर दिया ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम हमारी वेलोसिटी कितनी होगी डी वाई बाई डी टी, ये मैक्स कितना हो जाएगा जब यहाँ पे ये ओमेगा ए मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम और डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, ये मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा ये हाफ एम और ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से हाफ हो गया और मास कितना दिया गया 0.1 दिया गया है और ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है इसके लिए ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हमें निकालना होगा ओमेगा स्क्वायर और साथ में ए कितना दिया गया है जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0.1 मीटर था ना, ये 0.1 हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है, ये कितनी है 8 इंटू 10 के पावर माइनस 3 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0.1 ए दिया था और ये साइन था और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 4 होगी प्लस माइनस 4 ना, प्लस माइनस 4t और यहाँ पे हमारा जो एंगल दिया था पाई बाई 4 का एंगल दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें y इक्वल टू 0.1 साइन प्लस माइनस 40 और इसमें ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है अ बैंड प्लेइंग म्यूजिक एट अ फ्रीक्वेंसी एफ इज मूविंग टूवर्ड्स अ वॉल एट अ स्पीड वी बी, अ मोटरिस्ट इज फॉलोइंग द बैंड विथ अ स्पीड वी एम, इफ v is the speed of sound and the expression for the beat frequency heard by the motorist is कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एफ प्राइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ से एफ प्राइम यानी ये साउंड हमारी इधर की ओर जा रही है, ये वॉल हो गया, ये साउंड इधर गई, इधर के बाद ये क्या होगी ये रिफ्लेक्ट बैक होगी साउंड। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा एफ प्राइम, तो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या है इसमें समझिएगा, यहाँ पे ये वॉल है ठीक है और साथ में यहाँ पे एक ड्रम है। ठीक, ये ड्रम है हमारा, इसको पीटा जा रहा है और यहाँ से फ्रीक्वेंसी वीबी जनरेट हो रही है, ये इधर जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद ये यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी इधर की ओर ट्रेवल की और जो इधर जाएगी वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस से इधर की ओर जाएगी। ठीक, ये दो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। तो लेट से रिफ्लेक्टेड के लिए हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्टेड के लिए एफ प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी v प्लस वी एम, ये स्पीड v प्लस वी एम डिवाइडेड बाई v प्लस वी बी और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब रिफ्लेक्टेड बैक के लिए एफ डबल प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी v अपॉन v माइनस वी बी हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए जा रहा था और इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एफ ट्रिपल प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी v प्लस वी एम और डिवाइडेड बाई v और ये कितना हो जाएगा एफ डबल प्राइम, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी वापस से इधर की ओर जा रही थी। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए फार्मूला और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ये v प्लस वी एम डिवाइडेड बाई v माइनस वी बी मल्टीप्लाई बाई एफ, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें बीट फाइंड करना है, तो बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से एफ ट्रिपल प्राइम माइनस एफ प्राइम और ये कितना हो जाएगा हमारा v प्लस वी एम डिवाइडेड बाई v माइनस वी बी और ये f और ये माइनस v प्लस वी एम डिवाइडेड बाई v प्लस वी बी और मल्टीप्लाई v प्लस ना v प्लस वी बी और मल्टीप्लाई बाई f, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल, यहाँ से यहाँ पे बीट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, कैलकुलेट करेंगे तो 2vb और v प्लस वी एम और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर
और मल्टीप्लाई बाई एफ, ये हो गया हमारा ओवरऑल फार्मूला बीट का। ठीक है? तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? यहाँ पे 2VB और V प्लस VM, तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये प्लस में है ना, प्लस VM और V स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर, तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड cylindrical rod has a refractive index of 2 by root 3. It is surrounded by air. A light ray is incident at a midpoint of one end of the rod shown in the figure. The incident angle theta for which the light rays graze along the wall of the rod. कितना हो जाएगा इसके लिए? तो यहाँ से लेट से हमारा ये थीटा है ना, तो ये पॉइंट पी हो गया। तो यहाँ से थीटा एंगल पे इंटर कर रहा है, ये कितना हो जाएगा हमारा? लेट से अल्फा एंगल। ठीक है, ये अल्फा हो गया। तो ये एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहा है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एंगल्स हमने बना लिए। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू साइन आई, साइन 90 डिग्री हो जाएगा नहीं, ये साइन साइन आर, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई साइन आई कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी, इक्वल टू एन हो जाएगा, और ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा कितना होता है मेरा? कॉस अल्फा होता है। ठीक, यानी यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 1 अपॉन एन मिल जाएगी। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी? अंडर द रूट एन स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। ठीक है, तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग एन इक्वल टू कितना होना चाहिए मेरा? साइन थीटा और डिवाइडेड बाई साइन अल्फा होना चाहिए। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? एन मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा आ जाएगी। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? साइन थीटा इक्वल टू एन कितना है इसके लिए? यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू टू बाई रूट थ्री ना, तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे एन, अच्छा एन एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो अंडर द रूट क्या बचेगा मेरा? केवल एन स्क्वायर माइनस 1 बचेगा ना। तो यहाँ से ये है 2 बाई ये हो जाएगा मेरा कितना? इसका स्क्वायर कर देंगे एन का, तो ये हो जाएगा मेरा 4/3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? साइन इनवर्स, और ये मिल जाएगा 1/√3। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। साइन इनवर्स 1/√3, ऑप्शन सी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेट बीटा बी द फ्रिंजेस विथ and let I not be the intensity of the central bright fringe at a distance x from the central bright fringe. The इंटेंसिटी विल बी कितना हो जाएगा इसके लिए? इंटेंसिटी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस हमारा कितना होता है? लेट से ये हमारा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक्स टी बाई डी हो जाएगा। और उसके बाद हमारा फेज डिफरेंस कितना हो जाता है? फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू कितना हो जाता है? 2 पाई बाई लेमडा और डेल्टा एक्स, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया हमारा पार्ट, सॉरी, फेज डिफरेंस हो गया। तो हमें फेज डिफरेंस मिल गया। अब यहाँ पे ये क्या है? ए क्या है? इसका एम्पलीट्यूड। ए लेट से ये हमारा एम्पलीट्यूड है ना, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो आई नॉट इनिशियल कंडीशन में हमारा आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है? के, और ये हो जाएगा मेरा 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 4 ka स्क्वायर हो जाएगा। अब फेज डिफरेंस फाई है ना, तो एम्पलीट्यूड इसके लिए फेज डिफरेंस फाई के लिए, यहाँ पे क्या था? सबसे पहले में फेज डिफरेंस 0 था, और सेकंड कंडीशन में फेज डिफरेंस फाई है। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 2a cos फाई बाई 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? वेट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है मेरा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2a1 A2 कॉस फाई होता है। ठीक है, यहाँ से A1 क्या है? यहाँ पे A1 इक्वल टू A2 दिया गया है। तो यहाँ से इंटेंसिटी इक्वल टू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? के ए स्क्वायर हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से फेज कितना मिलेगा यहाँ पे हमारा? वेट अ मिनट, यहाँ से 5/2 का फेज मिलेगा ना। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये कितना हो जाएगा हमारा? वेट अ मिनट, ये हो गया के ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? के
और ये ए स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 4a स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा आई नॉट, ठीक है? ये आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर और 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? पाई एक्स बाई बीटा, ठीक है? बीटा और ये डेल्टा एक्स, ठीक? तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा ये आई नॉट और कॉस स्क्वायर और यहाँ पे पाई बाई लैम्डा और यहाँ पे एक्स डी पाई टी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर और यहाँ पे पाई एक्स डिवाइडेड बाई बीटा, ठीक? ये मिल जाएगा, ओके? तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। वेट अ मिनट, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे आई नॉट और कॉस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन बीटा, ऑप्शन सी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पे दिया गया है ना कि बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ बीटा है हमारा, ठीक है? ये इसको बीटा कह लेते हैं, ठीक है? तो इसको बीटा कह लेते हैं, बीटा इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी हो जाएगा और यहाँ पे लेट्स सी ये बीटा है, बीटा इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, तो यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई लैम्डा और बीटा की वैल्यू एक्स डी बाई कैपिटल डी है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 5/2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से हमें पाई और एक्स डी बाई लैम्डा डी मिल जाएगा, ठीक? तो यहाँ से एक्स डी अपॉन लैम एक्स डी बाई डी कितना है हमारा? एक्स डी बाई डी है हमारा बीटा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें ये मिल जाएगा पाई और बाई लैम्डा और ये बीटा, ठीक है? वेट अ मिनट, तो ये लैम्डा होगा ना, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, इसको डेल्टा एक्स ही मानते हैं यहाँ पे जो था, ठीक है? ये डेल्टा एक्स हो गया मेरा और ये भी डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो लास्ट में हमने कंडीशन पुट किया था वो कितना हो जाएगा? यहाँ से बीटा की वैल्यू फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? डी अपॉन लैम्डा डी, ओके? ये इक्वेशन में पुट कर देंगे। वेट अ मिनट, ये स्मॉल डी होना चाहिए ना? ये क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? अ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली थिक सर्कुलर कंडक्टर एंड I1 and I2 are the current flowing in the two parts of the circular conductor of a radius a, the magnetic field at the center of the loop will be कितना हो जाएगा? तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली यहाँ पे इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है? तो यहाँ से ये हो गया हमारा वायर, इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक? तो यहाँ से मैंने वायर एक कनेक्ट कर दिया, ओके? तो यहाँ से पॉइंट ओ हो गया, ये इसका सेंटर, यहाँ पे पॉइंट मेरा क्या हो गया? क्यू हो गया, यहाँ पे पी हो गया और यहाँ पे ये I1 हो गया इसका और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका? लेफ्ट से R हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा ये S बन गया, ठीक है? ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये रेजिस्टेंस R नहीं है। लेट्स से ये क्या है यहाँ पे? ये सेक्शन क्या है इसके लिए? R है और ये सेक्शन इसके लिए S है। तो यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? कि PSQ में ना, PSQ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो PSQ वाले में हमारा क्या हो जाएगा? R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है? इसके लिए हमारा R2 रेजिस्टेंस है इधर के लिए और R2 की वैल्यू कितनी होती है? L2 रो, ठीक है? L2 रो R इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है? तो एक एरिया A ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों के लिए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लेके चलते हैं क्योंकि वो बाद में कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ से ये हो गया PSQ के लिए हो गया। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q ये आ जाएगा मेरा I1 R1 और ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। I1 R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? I2 और R2 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हमारा I1 L1 रो इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? I2 और सेकंड वाले कंडीशन के लिए बात करते हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा? I2 L2 और रो, ठीक? यदि हम P R Q की बात करते हैं उसके लिए रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा और सॉरी इसके लिए रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, वेट अ मिनट, इसकी वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं L2 और रो, ठीक है? तो यहाँ से हमने यही लिखा, तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा था ना, तो
I1 L1 रो, यहाँ पे L1 हो जाएगा ना। हुँ, अब ठीक है। तो यहाँ से इसके लिए मैंने ये लिखा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक कंडीशन हमें मिल गया, ये हो गया मेरा पहला कंडीशन, यहाँ से रो कैंसल आउट, यानी I1 L1 इक्वल टू I2 और L2 मिल जाएगा, ठीक? ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। अब उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी B1 माइनस B2 हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है? क्योंकि दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, और यहाँ पे एक आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और I1 और ये हो जाता है मेरा L1 साइन 90 डिग्री, यहाँ पे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक? और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा मेरा I2 L2 साइन 90 डिग्री, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा जीरो, यानी हमारा जो नेट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वाइब्रेटिंग मैग्नेटोमीटर है, consist of two identical bar magnet placed one over the other such that they are perpendicular and bisect each other. The time period of the oscillation in a horizontal magnetic field is 2 के power 5 by 4 second. One of the magnet is removed and if the other magnet oscillates in the same field, then the time period of the second is कितना होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम हमारा इनिशियली कंडीशन अप्लाई करते हैं जब हमारा दोनों एक में था, ठीक है? तो यहाँ से अलग नहीं किया गया था, तो M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर द रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, अंडर द रूट 2m आ जाएगी, ठीक है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी ये मैग्नेटाइजेशन है ना, तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी कह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमें 2i मिल जाएगा, ठीक है? तो अब फाइनली वन ऑफ द मैग्नेट इज रिमूव्ड, अब हमने एक मैग्नेट को रिमूव कर दिया, एक मैग्नेट को क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक? तो हमारा M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M हो जाएगी, और यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई एंड अंडर द रूट I अपॉन M PH होता है, ठीक है? ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। तो उसके बाद वेट अ मिनट, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे T1 डिवाइडेड बाई T2 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2 पाई से, तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा I1 डिवाइडेड बाई I2, और यहाँ पे M2 डिवाइडेड बाई M1 हो जाएगा, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें तो कैंसल आउट हो जाएँगी। यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्या, 2i डिवाइडेड बाई I, और यहाँ से M और डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2m हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ से T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से हमें T2 की वैल्यू 2 के पावर 5 बाई 4 और डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1 अपॉन 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 सेकंड, यानी टाइम पीरियड कितना आ गया हमारा, 2 सेकंड का। सो T2 की वैल्यू 2 सेकंड, 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B इज कन्फर्म टू अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ अ रेडियस R, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट dB अपॉन dt, an electron of charge E placed at the point P of the periphery of the electric पेरीपेरी ऑफ द फील्ड एक्सपीरियंस एंड एक्सेलरेशन, कितना यहाँ एक्सपीरियंस करेगा एक्सेलरेशन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ई डॉट डी एल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो ई डॉट डी एल की वैल्यू कितनी होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी होती है मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी होता है ना, तो यहाँ से माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, और डी ए डी बी अपॉन डी टी मिल गया हमें, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, ई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, डीएल की वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगी, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस ए, और डीबी अपॉन डी ना, ये हो जाएगा मेरा डीबी अपॉन डी, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ई और 2 पाई आर, और यहाँ से वेट अ मिनट इसी में पुट कर देते हैं ना, तो यहाँ से यदि हम एरिया पुट करें तो माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और ये डीबी अपॉन डी मिल जाएगा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें कट आउट होंगी, तो यहाँ से जैसे पाई पाई कैंसल आउट हो जाएगा, और एक आर से एक आर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ई इक्वल टू कितना मिला हमें, माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, और डी बी अपॉन डी टी मिला, ठीक। अच्छा यहाँ पे कैपिटल आर दिया गया है, तो ये कैपिटल आर, लेट से इसको कैपिटल आर कह लेते हैं, ठीक है? लेट से ये कैपिटल आर है,
ठीक, क्योंकि रेडियस हमारा कैपिटल आर है ना। तो यहाँ से ये मिल गया हमें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स कितना लगेगा, हमारा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई ई होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ई आर डिवाइडेड बाई टू और डी बी बाई डी टी हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ना। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई आर डिवाइडेड बाई टू एम, और ये हो जाएगा मेरा डी बी अपॉन डी टी। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ से अच्छा, ये किसकी ओर जाएगा हमारा, ये जाएगा टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक आइडियल एफिशिएंट ट्रांसफार्मर हैज अ प्राइमरी पावर इनपुट ऑफ 10 किलोवाट दिया गया है। द सेकेंडरी करंट व्हेन द ट्रांसफार्मर इज ऑन लोड इज 25 एम्पीयर दिया गया है। इफ द प्राइमरी सेकेंडरी टर्न्स रेशियो इज 8:1 है, द इफ देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल इज कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईआरएमएस की वैल्यू चाहिए ना। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें, वेट अ मिनट, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या पता है इसमें ट्रांसफार्मर के लिए V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1, ठीक है। तो यहाँ से हमें पावर जो हमारा होता है वो कितना होता है, V1 I1 इक्वल टू V2 I2, ठीक है। वन किसके लिए रिप्रेजेंट है, प्राइमरी के लिए, और सेकंड किसके लिए है, हमारा सेकेंडरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि V1 अपॉन V2 इक्वल टू कितना होता है, N1 अपॉन N2, और इक्वल टू कितना होता है, I2 अपॉन I1, ये हमें बेसिकली पता है। तो यहाँ से पावर हमें कितना मिल जाएगा, P इक्वल टू वी आई लेट से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा N1 अपॉन N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 अपॉन I1 हो जाएगा, और N1 अपॉन N2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 8/1, और यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 डिवाइडेड बाई I1, ठीक। तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 25 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर मिल जाएगी। तो यहाँ से हम P1 की बात करते हैं, पावर इन प्राइमरी कॉइल, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, V1 और I1 मिल जाएगा, और ये है 10 किलोवाट दिया जा रहा है इसको, ठीक। 10 किलोवाट इक्वल टू V1 और I1 की वैल्यू है 25/8 है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, V1 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 10 इंटू 10 की पावर, किलोवाट को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, यहाँ पे वाट में, ठीक है। 10 इंटू 10 की पावर 3 और 8 डिवाइडेड बाई 25, यानी V1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ से V1 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 25 वोल्ट। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, प्राइमरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 10 की पावर 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 25। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बताना है, वेट अ मिनट। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट आर द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड द मैग्नेटिक परमिटिविटी इन द वैक्यूम, एप्सिलॉन एंड म्यू आर करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज इन द मीडियम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा, हमें बेसिकली ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वो वी नॉट यानी सी की वैल्यू कितनी होती है, हमारी वेलोसिटी इन अ वैक्यूम, ये होती है हमारी 1 अपॉन अंडर द रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वी की वैल्यू मीडियम में कितनी होती है, वेलोसिटी 1 अपॉन अंडर द रूट म्यू और एप्सिलॉन होती है। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू म्यू वी नॉट यानी सी बाई वी होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, सी बाई वी होती है। तो यहाँ से पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अंडर द रूट म्यू, और यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू, ये ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा मेरा, म्यू एप्सिलॉन। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, वेट अ मिनट, ये हमारा सी है ना, तो सी के लिए ये नीचे जाएगा ना, वेट मिनट, ये उल्टा मैंने लिख दिया, अंडर द रूट, ये कितना हो जाएगा मेरा, म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ वायर ऑक्सीलेटिंग विथ अ लेंथ पी इन
P loops under the tension T equal to given by F equal to P by 2L under the root T by mu दिया गया है where mu क्या है linear density of the wire है if the error is determining the length tension and the linear density 1% -2% और 4% then find the percentage error in calculating frequency। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी का इस वाले इक्वेशन का हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरा log F इक्वल टू log और p बाई 2 हो जाएगा माइनस लॉग एल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग टी हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग म्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से डी एफ बाई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0 माइनस डी एल बाई एल हो जाएगा ये, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा मेरा डी टी बाई टी हो जाएगा और साथ में माइनस 1 अपॉन यहाँ पे प्लस 1/2 डी टी बाई टी हो जाएगा माइनस 1/2 डी म्यू बाई म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हमें क्या करना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर ना, यानी डी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई बाई 100 ये परसेंटेज एरर में आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दी गई है माइनस डी एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100। तो एल लेंथ में हमारा कितना दिया गया है लीनियर, यहाँ पे कहाँ आ गया लेंथ में दिया गया है 1% का ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 1/2 यहाँ पे टेंशन में कितना दिया गया -2% का, तो -2 हो गया यहाँ पे और ये प्लस होगा ना, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा -1/2 और यहाँ पे लीनियर डेंसिटी में कितनी दी गई है 4% की, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा 4 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ गया मेरा -4% आ जाएगा। ठीक, यानी -4% हमारा फाइनल आंसर है। सो थैंक्स।